कि मौसम शब्द से बना है। मौसम, इसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। चीन के विद्वान थे चांग चिया चेंग। चांग चिया चेंग, इन्होंने मानसून की परिभाषा दी थी। चांग चिया चेंग, चेंग ये जो है या नहीं है। चांग चिया चेंग, इन्होंने परिभाषा दी मानसून सामान्य वायुमंडलीय मानसून सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रवाह प्रतिरूप है। जहां संबंधित क्षेत्र के परिसंचरण का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रवाह प्रतिरूप है। जहां संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से प्रभावी पवनें एक दिशा में बहती हैं, किंतु पवनों की मुख्य दिशा का शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के बीच उत्क्रमण दिशा परिवर्तन, उत्क्रमण ब्रैकेट दिशा परिवर्तन। ये कुछ इससे सिद्धांत है, फिर हम एक एक करके आते हैं। देखिए हेली का तापीय सिद्धांत, हेली का तापीय सिद्धांत, ये इतने सिद्धांत है। हेली का तापीय सिद्धांत, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, एस्ट है, एस्ट का है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। दक्षिणी दोलन, वाकर, जिसको एंसो कहते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है आईओडी, ये सिद्धांत इन लोगों दिए, तो ये सुमेर करने के लिए आता है। और हम आ जाते थोड़ा सा पॉलिटाइजर वाले टाइप में।
8 नंबर पे क्या है, थोड़ा जो इरेज हो गया, एस्ट, YAEST, ये हुआ एस्ट, इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये अरब सागर शाखा है, ये है बंगाल की खाड़ी शाखा, देखिए भारत में जो वर्षा होती है तो 65% वर्षा ये स्ट्रांग है, अरब सागर शाखा ज्यादा स्ट्रांग है, सीधे पश्चिम टकराती है। 65% जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है, टोटल जो भारत में कुल वर्षा, ये नोट करिए, वो मिटा दो उधर वाला तब हम आते इस पे, मिटा दे, मिटा दो। भारत की कुल वर्षा 80 सेंटीमीटर वार्षिक है, पूरे पूरे भारत में वितरित कर देंगे। तो इसमें कुल वर्षा का 75% ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। से बंगाल की खाड़ी अभी रुक जाइए, वो तो हमारा है ग्रीष्मकालीन मानसून, उस पर रुक जाइए, ये लिखिए ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, मानसून से होती है। इसमें 65% अरब सागर शाखा से और 35% बंगाल की खाड़ी से। सवाल अगर आता है कौन सी शाखा ज्यादा शक्तिशाली है, अरब सागर से। 13% जो वर्षा होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। कुल वर्षा कितनी है सर? कुल वर्षा क्या चीज? टोटल वर्षा, ये कुल वर्षा का जो प्रतिशत है, अगर 100% मान लेंगे तो उसमें 75% ग्रीष्मकालीन मानसून से। पूरे भारत की औसत वर्षा सेंटीमीटर में है, कहीं कहीं 87 सेंटीमीटर लिखा रहता है, कहीं कहीं 125 लिखा हुआ है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए कितनी वर्षा होती है, आप इस पर आइए। कुल वर्षा का 100 सेंटीमीटर को मान लेता है तो 75% ग्रीष्मकालीन मानसून से, इसमें अरब सागर से 65% और बंगाल की खाड़ी से 35% होती है। 13% उत्तरी पूर्वी मानसून से और 10% मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा। 2% पछुआ विक्षोभ, जो पछुआ विक्षोभ से वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा, जो मानसून आता है उसके पहले ही वर्षा हो जाती है। ये तो 2% है, ये मतलब सर्दियों में जनवरी साइड में जो होता है। अभी इसका सब टाइम लिखेंगे, अभी हम टाइम लिख रहे हैं, हम इधर लिख रहे हैं टाइम। ग्रीष्मकालीन मान ये मिटा दे रहे हैं हम, देखिए ये मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ टाइम लिखे कब से कब तक की वर्षा होती है। हाँ, ये जो होती है जून से सितंबर तक, सितंबर तक होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर। ये सुमेल करने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं। मानसून पूर्व वर्षा अप्रैल मई में होता है, अप्रैल मई में। पछुआ विक्षोभ ये होता है दिसंबर फरवरी। फरवरी ये मार्च अप्रैल तक भी जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दिसंबर फरवरी में होता है। इन महीनों में इतनी वर्षा होती है। इस मानसून पूर्व जो वर्षा है, ये वाली 10%, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मानसून जब आता है तो उसके पहले, अब मैं स्लो हो गया, आप लोगों के अकॉर्डिंग चलूंगा, फूटे ना। अब ये जो लिख लिया, अभी जो मानसून वर्षा होती है, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी भारत में पड़ती है, एकदम ड्राई होता है वेदर,
तो कुछ मानसून लोकल लेवल बौछारों की वर्षा हो जाती है, तो उनके लोकल लेवल पर कई नाम हैं। और तो ये मानसून की वर्षा ये इसमें होता है, तो हम यहाँ आ रहे हैं, यही वाला है ये, इसको लिखिए नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कहाँ कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल शॉर्ट में, बिहार, उड़ीसा, ओडिशा, इतने यहाँ होती है नॉर्वेस्टर वर्षा। और ये चाय, जूट और चावल की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये जरूर नोट करिए। नॉर्वेस्टर किसके लिए मशहूर है, इन फसलों को बहुत फायदा पहुंचाती है, चाय, चावल, जूट के लिए। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल, नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम भी काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी नॉर्वेस्टर एक ही चीज है। तो नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी कहा जाता है, और केवल पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा में नॉर्वेस्टर का नाम। चेरी ब्लॉसम नाम सुना होगा आप लोगों ने, पान में डाल खाए जाते, ये वर्षा का नाम है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, केरल। ये वर्षा कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। केरल, कर्नाटक, केरल। कॉफी के फूलों को खिलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कॉफी के फूलों, कॉफी कहवा, फूलों के खिलने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, चेरी ब्लॉसम। आम्रवृष्टि, आम्रवृष्टि, इसको मैंगो सावर कहते हैं, मैंगो सावर कहते हैं। और ये है दक्षिण भारत में, ये कर क्या लिखा, आम्रवृष्टि, मैंगो सावर, आम्रवृष्टि, ये दक्षिण भारत में कई राज्यों में होती है, दक्षिण भारत में। और ये आम को पकने में सहायक होता है। जिस तरह उत्तर भारत में भी आम पके हैं, तो वहां पक जाते हैं, दक्षिण भारत में आम। इस समय सर आम होंगे कि नहीं? अभी नहीं, क्योंकि ये वर्षा होती है अप्रैल मई में, जिसमें मानसून अभी नहीं आया रहता है, अभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसमें इस समय जाएंगे तो उसमें बौर आ रहे होंगे। ये कौन सा महीना, दिसंबर है? इस समय उधर वर्षा हो रही होगी तमिलनाडु, बल्कि हम लोग फरवरी पता नहीं कब दिसंबर में गए थे, पिछले साल ही गए थे तमिलनाडु में, तो उधर वो होने लगी थी। इसमें कौन सा दिसंबर चल रहा है, तो तमिलनाडु के तरफ वर्षा हो रही है। अभी मैं आ रहा हूँ वहीं पे, मैं थोड़ा सा वन लाइनर टाइप के, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्चुअल पर, वो थोड़ा सा जटिल है। पहले आपको नॉर्मल करते हैं हम, नहीं तो पहले वो जटिल से ध्यान आ जाएगा। जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दी। बोर्डो चिल्ला सुना ना, बोर्डो चिल्ला, ये वर्षा स्थानीय लोकल लेवल की वर्षा, बोर्डो चिल्ला। नॉर्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है इसका, बोर्डो चिल्ला। नॉर्वेस्टर का असम भाषा में असम में स्थानीय नाम। ये वर्षा है, मानसून पूर्व वर्षा होती है लोकल लेवल पे, ये काफी महत्वपूर्ण होती है, उसमें बेहतर ड्राई होता है।
मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल 1 जून को। कब पहुंचता है? अपने यहाँ 22 की उसकी तारीख है आने की। सबसे पहले भारत में मानसून पहुंचता है 25 मई को अंडमान निकोबार में। तो बाहर है। अंडमान क्यों भारत नहीं है अंडमान निकोबार? नहीं, लगता है मगर 1 मई को केरल में, 10 मई को मुंबई, ये पूछा गया एक बार सवाल, मुंबई कोलकाता पहुंच जाता है। 15 जून को 5 से 10 जून के बीच में, 15 जून के बाद, अरे मई का हो गया, जून है सब, जून और 15 जून के बाद पूरे देश में छा जाता है। लखनऊ में उपरों के 15 जून के बाद सब आ जाता है, जयपुर वगैरह सब 15 जून के बाद पहुंच जाता है। टीसीएस में एक सवाल आया था, जो उत्तरी पूर्वी मानसून आपने जो लिखा था, तो तमिलनाडु के तट पर सबसे ज्यादा वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर और नवंबर में। सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु पर उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर नवंबर में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी मासीराम 16 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से। अब सवाल ये पूछा था कि चेरापूंजी पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, मासीराम किसके? क्या? चेरापूंजी मासीराम के, लिख लीजिए। चेरापूंजी मासीराम से 16 किलोमीटर पूर्व में है। चेरापूंजी सबसे ज्यादा वर्षा है मासीराम से 16 किलोमीटर पूर्व में है। एक और शब्द बताते हैं हम, लिख लिया, किधर है? चेरापूंजी मासीराम के पूर्व, तो पश्चिम में कौन है? 16 किलोमीटर दूरी पर है, तो पश्चिम में। हमारा एक टूर जा रहा है अभी भूगोल का, BA 5th सेमेस्टर का, यही जा रहा है, मासीराम चेरापूंजी, शिलोंग जा रहा है। पूरा भारत घूम लिया है सर कि नहीं? हाँ, पूर्वोत्तर चले गए हैं, वहाँ तक चले गए हैं, असम तक, इधर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, जम्मू उधर नहीं गए, जम्मू और उधर वाला बेल्ट बचा केरल वाला। अच्छा, और सब एक आध साल हो जाएगा, उधर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। भूगोल असली चीज तो घूमने वाली है, जब घूमो अपने आप दिख जाता है, अंतर अपने आप सब दिख जाता है। फिर याद नहीं करना पड़ता है सर, जब देखे होंगे तो। अब हम आते हैं डायग्राम, जो हम बनाएंगे बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। एडमंड हेली ने सबसे पहले 1686 में सिद्धांत दिया था। अब हम सिद्धांतों पर आ जाते हैं। तो उसने सिद्धांत दिया था, एक डायग्राम बनाएंगे। अपनी कॉपी पर नक्शा न बना पाए तो ऐसे करें, पेन मुझे दीजिए जरा मुझे पेन दे दो। नक्शा नहीं बनाना आता है, उंगली रखिए ऐसे, हाँ, और 2 यहाँ कान बना दीजिए, हो गया इतना आधा नक्शा। ऐसे उंगली रखिए, आप 60 में कॉपी रखिए, बन गया तो तब काम। अगर खाली साउथ इंडिया का नक्शा बनाना हो तो ये हम बना रहे हैं, बन गया, अब उंगली रखिए, बन गया। तो इन्होंने, एडमंड हेली ने कहा था, ये सिद्धांत ध्यान देना, उसकी आगे चाहे एक लाइन लिख लेना। तापी जो ताप होता है, जल और स्थल क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होने की दर अलग अलग होती है। स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा होता है।
तो इन्होंने कहा ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यहाँ पे कर्क रेखा पे, तो यहाँ पे उच्च तापमान हो जाता है। उच्च ताप और निम्न दाब, उल्टा संबंध होता है, निम्न दाब हो जाता है। इस तरह सागर पर क्या होता है, निम्न ताप उच्च दाब, उच्च दाब, और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इधर यह है हाई प्रेशर और यह है लो प्रेशर। जमीन पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो हवा इधर को चलने लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब कर्क रेखा पर, जब एडवर्ड हेनरी ने बताया, तो थोड़ा सा सुनने जाइए, तो ये यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है। तो इस निम्न वायुदाब की तरफ ये जो हवाएं होती हैं यहाँ से ऐसे चलती हैं। ये डायग्राम बनाते जाइए, एडमंड हेनरी नीचे लिख दीजिए, एडमंड हेनरी। और ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो होती हैं, व्यापारिक हवाएं, इसको ऐसे पार कर जाती हैं और ये चलती है ऐसे, इस निम्न वायुदाब की तरफ वहां चलने लगती है। ये विंटर मानसून का कारण बताया था। एक लाइन लिख लीजिए, एडमंड हेनरी। एडमंड हेनरी के अनुसार मानसून, लिख लीजिए, तो ज्यादा लिखना एक पैराग्राफ है। एडमंड हेनरी के अनुसार मानसून बृहत पैमाने पर स्थलीय एवं सागरी समीर है। मानसून बृहत पैमाने पर स्थल सागरी समीर है, जो महासागरों एवं महाद्वीपों के विभेदक मौसमी, महाद्वीपों एवं महासागरों के विभेदक मौसमी ऊष्मन के कारण होता है। एक सागरी, जो महासागरों एवं महाद्वीपों के विभेदक मौसमी, थोड़ा पीछे से, मानसून बृहत पैमाने पर एक सागरी समीर है, जो महासागरों महाद्वीपों के विभेदक मौसमी ऊष्मन के कारण उत्पन्न होता है। इसको पैराग्राफ को बंद कर लेना। ये सिद्धांत बस इतने है, पूरा सिद्धांत इतने हैं इनका, बस इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि देखिए, विभेदक स्थल और महासागर का विभेदक ऊष्मन का मतलब समझ रहे हैं, गर्मी होने की दर में अंतर, गर्म होने की दर में अंतर। यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे ओशन है, सूर्य की किरणें बराबर मात्रा में आ रही दोनों जगह पे, तो जमीन ये क्या होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म, और ये कम गर्म होता है। हम विभेदक ऊष्मन बता रहे हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें बराबर मात्रा में आ रही, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा गर्म हो जाती है जमीन, ये स्थल है, और ये जल है, ये कम गर्म होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जो स्थल है, लैंड एरिया है, इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं केवल 3 फीट तक ही अंदर घुस पाती हैं। हाँ, विकिरण कारण जो है 3 फीट अंदर प्रवेश कर पाती हैं। पानी में 200 फीट तक, 200 मीटर तक हो जाती है। अब इनको इतनी मोटी परत को गर्म करना पड़ेगा, ऊर्जा उतनी ही है, लेकिन पानी कितनी मोटी परत को गर्म करना पड़ेगा तो कम गर्म होगा, और उतनी ही ऊर्जा जब पतली परत को गर्म करेगा तो ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, जमीन जो होती है एक जगह स्थिर रहती है, मूवमेंट नहीं होता है, तो एनर्जी वहीं पे, ऊष्मा जो होती है वहीं पड़ी रहती है। सागर में गतियां होती हैं, वाटर होता है ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं होता रहता है, तो एनर्जी लेके, जो ऊष्मा लेके ट्रांसफर कर देता है, ऊष्मा को यहाँ से ट्रांसफर करता रहता है, मिक्स करता रहता है, तो का पूरा तापमान का वितरण पूरे हो जाता है। इसलिए ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है।
ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है। इसी कारण जब सूर्य चमकता है तो जमीन क्या होती है, बहुत जल्दी मई जून में कर्क रेखा में, बहुत जल्द कर्क रेखा के आसपास जब चमकता है तो मई जून जुलाई में बहुत तेजी से हीट हो जाती है जमीन, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसी समय जमीन पर उतनी ऊष्मा मिलने के बावजूद भी ये देर से गर्म होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती है। यही अंतर ऊष्मन है। हेली का सिद्धांत था, ये उसमें भी लागू होगा, जेट स्ट्रीम जो वो अलग आ रहा है, ये आ रहा है स्टेप बाय है। इन्होंने सिंपल सिद्धांत है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मानसून की व्याख्या नहीं करता बिल्कुल। दरअसल मानसून की जो उत्पत्ति होती है इसमें 4-5 कारण एक साथ काम करते हैं। ITC जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, तिब्बत, IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, 1999 एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और दक्षिणी दोलन, एल नीनो, इतनी चीजें मिलकर काम करती हैं। तो हम प्ले करें। अब क्लोन थे, एल नीनो कोई बच्चे का नाम है, वो चाइल्ड इशू है, एल नीनो ला लीना है। अब उसका भारत के मॉनसून से उसका संबंध कम है, नई खोज हुई है। इंडियन ओशन डाइपोल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव। हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशन डाइपोल। दक्षिणी दोलन, क्योंकि एल नीनो ला नीना से भारत में सूखे की जो व्याख्या की जाती है, तो 85 से कुछ ईयर अभी मैं लिखवाऊंगा, करीब 43 बार एल नीनो आया, एल नीनो आया, लेकिन केवल 19 बार सूखा भारत में पड़ा। नहीं 43, 19 बार ऐसे है कुछ, बताते देखते। 1875 से 1985, 1875 से 1985 के बीच 43 बार सूखा भारत में पड़ा, 43 बार भारत में सूखा पड़ा, लेकिन एल नीनो केवल 19 बार आया। अब बताइए इसमें क्या संबंध है, कोई संबंध है भाई? जब एल नीनो से ही सूखा होता भारत में पड़ता है, तो ये जो आंकड़े हैं, तो 43 बार भी सूखा, 43 बार सूखा पड़ा तो 43 बार एल नीनो आना चाहिए, लेकिन 19 ही बार आया। इसका मतलब एल नीनो से संबंध नहीं है, व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। हम आगे भी आए उस पर। अरे क्लोन थे, विद्वान थे, एल नीनो व्याख्या नहीं पाती, एल नीनो भारत में सूखे की व्याख्या नहीं कर पाती है। विद्वान थे फ्लोन, इनकी जो गति संकल्पना थी, तो इन्होंने ये बताया था, हमारे आप लोग जानते होंगे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये है विषुवत रेखा, ये 33 पर है, 23.5 पर। ये कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा है, ये है इक्वेटर। सूर्य इस पर कई बार चमकता है? 2 बार सीधा चमकता है। कब कब चमकता है?
तो 22 23 सितंबर 22 और 23 सितंबर और 21 मार्च। इसको विषु कहा जाता है, विषु या इक्विनॉक्स। ये पीसीएस हायर एजुकेशन सर्विसेज में सवाल आया था, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, 2 लाइन में लिखना था, 2 नंबर का सवाल था। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा सीधा चमकता है तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको इक्विनॉक्स कहते हैं ना, इसी को कहते हैं। मतलब ये जो रेखाएं खींची ये सब अक्षांश देशांतर सब काल्पनिक है। हाँ वही चीज। अक्षांश देशांतर रेखा को जमीन पे थोड़ी खींची हुई है, ये समंदर में कहाँ खींच दोगे रेखा, और जमीन पे कौन रेखा खींचेगा भैया, वो तो काल्पनिक रेखाएं हैं, पहले हमें लगता सभी था- काल्पनिक है, कोई वास्तविक रेखा नहीं, सब काल्पनिक है। हमें लगता था जो GMT ठीक है, आ रही है। ठीक होगी। कर्क रेखा पर कब सूर्य चमकता है, 21 जून। यहाँ कब चमकता है, 22, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। इस समय भयंकर गर्मी ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही होगी, इंडियन क्रिकेट टीम खेलने गई है, दिन रात में भी अंतर वो हो जाता है। अब बात आती है जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो ये वायुदाब की पेटी है। ये कौन सी पेटी है, हाई प्रेशर की है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये है लो प्रेशर, ये ध्रुवीय हाई प्रेशर। समझ जा रहा है ना, ध्रुवीय हाई प्रेशर। कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है गति संकल्पना। ये भी दक्षिण गोलार्ध की हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां पर एक है ये भी ध्रुवीय हाई प्रेशर। हवाएं किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे चलती है। अब जब सूर्य उत्तरायण होता है, हम जाते हैं 21 जून को। अब ये पेटी खिसक के चली जाती है यहां पे, ठीक है, ये खिसक के चली गई यहां पे, और ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है उतनी मात्रा में, यहां चली गई, यहां चली गई। ध्यान दीजिए, देखिए ये वाली इधर खिसक के चली गई उत्तर में, और ये वाली इधर की पेटियां फिर खिसक के चली गई। इसका हो जाता है विस्तार, ये चौड़ी हो जाती है, ये खिसक के चली जाएगी यहां पे, ये खिसक के चली गई यहां विषुवत रेखा के नजदीक। वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण से संबंधित है। अब 22 दिसंबर को जब आते हैं, यह है 21 जून, और यह 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति। अब हम इस पे जब आते हैं, अब पेटियां क्या हो जाएंगी, 22 दिसंबर नीचे की तरफ खिसकेगी। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति वायुदाब की पेटियों के स्थल पर, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संबंध सतह पर वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरण, ऊपरी वायुमंडल के वायु परिसंचरण, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम से संबंधित है। तीनों से संबंधित है, जटिल, आराम से समझते रहिए, आपके समझ पर जाकर पढ़ लेना। अब जब ये दक्षिणायन होता है, ये सारी पेटियां खिसक कहाँ आएंगी, ये आएगी खिसक के यहां पे, ये वाली, ये खिसक के चली जाएगी यहां पे, और ये पेटी लगभग सिकुड़ जाएगी, पतली पट्टी में रहेगी, ये पतली पट्टी में रहेगी। ये पेटी सर के चली जाएगी यहाँ पे विषुवत रेखा के नजदीक, ये चली गई यहाँ पे, इसका हो जाएगा विस्तार, ये चौड़ी हो जाएगी, ये पतली हो जाएगी, और ये पेटियां ऐसे खिसकती है सतह पे। जमीन पर ये ऐसा खिसकाव होता है, वायुदाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट आपने पढ़ा होगा, प्रेशर बेल्ट पढ़ा नहीं पढ़ा है, प्रेशर बेल्ट, वायुदाब की पेटी ये खिसकती है। फ्लोन ने यही बताया कि जब ये है जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, यहाँ पे कोई दूसरे कलर का नहीं है क्या, जो एक विषुवत रेखी क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये एक ऐसी पाई जाती है स्थिति, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर क्या होता है, हवा कोई नहीं चलती है, यहाँ पर सूर्य की किरण इतना तेजी से पड़ती है, इतना ज्यादा तेज होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात,
तो यहाँ पे हवा गर्म होकर सीधा ऊपर उठती, क्षैतिज हवा पवन प्रवाह यहाँ पे नहीं होता है। इस पेटी में क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होता, यहाँ पे ये विषुवत रेखा के आसपास क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होता है, केवल वर्टिकल होता है, क्यों से संवहन तरंगें उठती हैं ऐसे। हवा सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है और हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है और दोपहर 12-2 बजे तक उठती है और 4 बजे के आसपास ये घने बादल छा जाते हैं और वर्षा संवहनी वर्षा होती है। क्या होते हैं, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब कोई चीज उठती है उसको संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो यहाँ पे वर्षा हवा का नीचे से ऊपर उठती है और हवा नीचे से ऊपर क्यों उठती है, गर्मी के कारण, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो हवा हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, वर्षा होती है। इसे 4 बजे की वर्षा कहते हैं। 4 बजे फिक्स टाइम है, 4 बजे वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद एकदम क्लियर तड़ी झंझा आते हैं, खूब आते हैं। पर डे 4 बजे वर्षा होती है विषुवत रेखा पर डे 4 बजे फिक्स टाइम वर्षा की। 365 दिन 365 दिन हवा गर्म होकर नीचे से ऊपर उठती है, ऊपर जाके हवा ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन शुरू होता है और कंडेंसेशन के बाद नीचे पानी बरस जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी हमने क्लाइमेट लॉज पढ़ाई होती तो वहाँ हम आपको बता दिए तो वर्षा होती कैसे है। अब हम उधर डाइवर्ट हो गए तो इधर छूट जाएगा। इसके लिए वर्षा होने के लिए जरूरी है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठे। 2-3 कारणों से हवा ऊपर उठती है। एक तो ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हवा ऊपर उठ के चली जाती है। दूसरा रीजन कि अगर हवा क्षैतिज चल रही है तो कोई उसके मार्ग में अवरोध हो जाता है, जैसे पर्वत पहाड़ आ जाता है तो हवा उसको ऊपर उठ जाती है, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत है, इसको पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। यह संवहनी वर्षा 3 प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा और एक होती चक्रवाती वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा होती है। तो यहाँ पे संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा में सीधे केवल गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। अगर क्षैतिज पवन ऐसे चल रही है ऐसे और इसके मार्ग में पर्वत आ गया ऐसे तो ये ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद ठंडी होगी। हवा किसी न किसी कारण से जब ऊपर उठेगी तभी ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर पर कम होता जाता है। जानते हो इतना। तो यहाँ पे संवहनी वर्षा होती है। इस पेटी को जहाँ पे होती है इसको डोल्ड्रम कहा जाता है, डोल्ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। यहाँ पर पछुआ हवाएं, जब पृथ्वी, हालांकि पृथ्वी जब घूमती है तो विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती है। इसके उत्तरी किनारे पर यहाँ से जो व्यापारी पवनें आती हैं यहाँ तक पहुंच पाती है, यहाँ तक दक्षिणी गोलार्ध की ये विषुवत रेखा है। तो ये जो पवनें होती हैं यहाँ तक पहुंचती हैं। जरा एक पहले भर तो जाते इंक भर तो कोई ये वाली। तो एक ऐसी पेटी होती है जहां नहीं पहुंच पाती है ये विषुवत रेखा वाली जो पेटी होती है, इसकी यहाँ पर आने के बाद गर्मी इतना ज्यादा होती है कि फिर इधर नहीं आ पाती है, ये ऊपर उठ के चली जाती है हवा। इसी को डोल्ड्रम कहा जाता है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है डोल्ड्रम की, इसको नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहा जाता है। दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। इसको कहा जाता है, बीच वाली जो पेटी है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इनको पूरा फॉर्म लिख रहे हैं, उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण उत्तरी, ध्यान दीजिए, उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। दक्षिण वाले को कहा जाता है दक्षिणी अंतरा उष्ण, हिंदी में भी इंग्लिश में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, नॉर्थ ट्रॉपिकल
कन्वर्जेंस, इसको कहते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र है। ये टर्मोलॉजी समझ गए आप? क्योंकि जब हवा आती है उत्तर, ये व्यापारिक हवा जैसे विषुवत रेखा है, ये हवा इधर से चली, ये हवा इधर चली, ये विषुवत रेखा पर नहीं पहुंच पाती है, बीच वाली। जब व्यापारिक हवा भरती है इसमें, इस पेटी से देखिए, जब ये हवा यहां से चलती है यहां से, तो ये पूरा क्या होता है, एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है बीच में कि यहां से ऊपर उठ जाती है, यहाँ पे ऊपर उठती है, वायु से ऊपर उठ के मिल जाती है। ये क्षेत्र ऐसे होता है, हवा इधर से आती है, इधर उठ जाती है, ये हवाई ऐसे ऊपर उठ जाती है, ऐसे चल जाती है। ये बीच वाला शांत क्षेत्र होता है। अब जब वायुदाब की पेटियां खिसकती हैं तो ये भी खिसकता है। NITC उत्तर की तरफ खिसक जाता है और दक्षिण तरफ खिसक जाता है जमीन पर। ये जमीन पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में खिसक जाता है। कैसे खिसकता है, हम देखिए खिसकाते हैं जी। पानी डोल्टन समझ गए, भिगो लीजिए पानी से, जरा पानी समझ गए, ये डोल्टन समझ गए, कुछ पानी दो। इससे चलेगा नहीं, मारकर नहीं चलता। हाँ हाँ, ज़्यादा कोई बात नहीं, अभी स्पीड सही मेरी? हाँ सही है सर। अब हम नहीं सोचते खत्म हुआ कि नहीं खत्म होगा, पहली चिंता रहती कि हम कुछ टॉपिक को खत्म करना है। अब मैं सोच रहा हूँ आपकी समझ में आना चाहिए, अप्रोच बदल दिया। ठीक है, जगह काम हटा चल जाएगा। ये ITC जेड है, शीत ऋतु में ये खिसक के यहां चला जाता है। जब ये होता है, ये वाली कंडीशन होती है। ग्रीष्म ऋतु में ये खिसक के यहां चला आता है, NITC। ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु, जब जून में होता है, जून में आसपास जमीन पर ये जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, वायुदाब की पेटियां खिसकती हैं, तो डोल्ड्रम है जो ITC जेड है, ये भी उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है और फिर दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है। ये कहां शिफ्ट होता है, सतह के पास। ये है ITC जेड। ये फ्रॉन ने सिद्धांत किया। जब ये फ्रॉन ने कहा ये बात कि ITC जब शिफ्ट होता है, तो इसमें जो मैंने बताया कि जब पृथ्वी घूमती है, इसमें कमजोर पछुआ पवनें चलती हैं, और ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसी समय इस गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की पवनें, जो कि उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध की पवनें इस विषुवत रेखा को पार करके और इधर को चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पवनें, एक कौन व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये ट्रेड विंड जाती है ऐसे, और जब ये चूंकि NITC यहाँ खिसक के चली गई, जो पहले यहाँ हुआ करते थे हिंद महासागर के ऊपर, तो खिसक के चलती है, और ये लो प्रेशर का जोन होता है। जो डोल्ड्रम होता है, क्या होता है, लो प्रेशर का एक क्षेत्र होता है, जहाँ वायुदाब बहुत कम होता है, उसके किनारे उच्च वायुदाब होता है। तो जब ये जाती हैं और ये फिर अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ घूम जाती है। ये पड़ा हुआ सिद्धांत फेरेल का, और ये मानसून के रूप में भारत में चल पड़ती है। ये फ्लोन का सिद्धांत कहता है, यही फ्लोन का सिद्धांत है। हाँ, इनका बात तो सही है, लेकिन इसका संबंध अगर केवल इसी से होता, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से, तो भारत में मानसून क्या होता है, नियमित होता। मानसून आपको देखते हैं, मानसूनी वर्षा कैसी है, अनियमित है। कभी मानसून समय से पहले आ जाता है, कभी लेट से आता है, कभी समय से पहले चला जाता है, और कभी समय से पहले देर से जाता है। मानसून होता ही नहीं होता है। अगर केवल वायुदाब की पेटियों के खिसकने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती, तो मानसून की उत्पत्ति में
या मानसून के प्रारंभ और समाप्त होने में नियमितता होती है, बिल्कुल नियमित प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। और बीच बीच में मानसून अंतराल भी देखा जाता है। किसी किसी साल मानसून बहुत कमजोर हो जाता है और किसी किसी साल ज्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा मानसून होता कि नहीं। फिर इसकी व्याख्या करने के लिए एक और सिद्धांत आता है, इसको बना लिए, ये डायग्राम में अलग बना दे क्या? बना दिए। हम डायग्राम में बना रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा पूरा अच्छे से बना दे रहे हैं। ये आधे बनाइए, दो डायग्राम बनाइए। वर्ड में है। ये है जनवरी कंडीशन, ये है जून की कंडीशन, ये है RTCZ, ऐसे है। NITCC, तो यहाँ पे है NITC, ये कब की कंडीशन है? जनवरी में। देखिए जून में यहाँ किससे भारत के बीच ऊपर चली गई है 25 अंश उत्तरीय अक्षांश पर, 25 अंश नॉर्थ, और यहाँ पे ये यहाँ पे है, भारत के दक्षिण में है, और इसी में जो आने वाली हवाएं हैं तो जाके वर्षा करती हैं। ये डायग्राम सर ये यहाँ पे कुछ लिखा है सर, ये NITC के इधर ये इसमें इधर नहीं, इस डायग्राम 25 अंश उत्तरीय अक्षांश है, 25 अंश नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि मध्य गंगा के मैदान पे। हमारा लखनऊ को है 22, 23, 24, 25 के आसपास है, कलकत्ता 22 और 24 में है। तो ये गंगा के मैदान पर आके ITC वहां पहुंच जाता है। तो ये पूरा भारत क्या होता है, लो प्रेशर क्षेत्र में डोल्ड्रम की इसका विस्तार हो जाता है। और डोल्ड्रम क्या होता है, एक शांत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। हाँ, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, वो अपनी तरफ हवाओं को आकर्षित करता है, और जब हवाएं उधर आती हैं, चलती हैं, फिर वो ऊपर उठ के वर्षा करती है। अब जब आते हैं हम लोग, अब तो ये समस्या थी, हमने बताया कि ये क्या बोलते हैं, अगर केवल यही कारण होता तो मानसून में नियमितता होती, अनियमितता ना होती, मानसून अनिश्चित ना होता। लेकिन ये एक खोजा गया था, एक मोने का सिद्धांत आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, तो उस समय जब अमेरिका से, कोई नशा नहीं क्या, जब अमेरिका से जापान पे बमबारी करने जाते थे वायुयान, फाइटर प्लेन अमेरिका के, तो वो देखते थे कि वहाँ पे बड़ी अवरोध का सामना करना पड़ता था, और जब उधर से वापस आते थे तो बड़ी आसानी से आते थे। उसी समय जेट स्ट्रीम की खोज हुई, जेट स्ट्रीम की खोज हुई, और जेट स्ट्रीम की जब खोज हुई तो 1950 के बाद जेट स्ट्रीम की खोज का देखा गया कि भारतीय मौसम पर या बाकी दुनिया के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखा गया कि जेट स्ट्रीम का भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है, और जेट स्ट्रीम का मानसून से संबंध है। तो जेट स्ट्रीम का उदाहरण है जिसको एस्ट ने दिया था। अब जेट स्ट्रीम जब चलती है ऊपर, तो जेट स्ट्रीम होती क्या है, एक वायु की नदी होती है हवा की, और बहुत तेज रफ्तार से चलती है, जैसे पानी बह रहा हो, और से प्रेशर वाला पाइप से पानी बह रहा हो स्पीड में, बिल्कुल समर का पानी बह रहा हवा में, या जो जिससे गाड़ी धोई जाती है। हाँ, धोई जाती है प्रेशर वाला, इस तरह जेट, उसको जेट कहा जाता है, जेट। तो ये जेट होता है। और तिब्बत का पठार, तो पहले थोड़ा जेट के बारे में जानते हैं, क्या है जेट, लिखिए, जेट वायु, जेट स्ट्रीम।
इतने तक इसको रोके रहिए, अभी तक ये सही है। जेट स्ट्रीम प्लान ने जो दिया था सही था अभी तक, अब इसमें नई नई चीजें ऐड होती जा रही है। जेट स्ट्रीम देखिए, जेट वार धाराएं, जेट वार धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। ये जेट वार धाराएं, इनके देखिए 3 डायमेंशनल होती हैं। ऐसे होती है, ऐसे गोलाई में चलती हैं। जेट स्ट्रीम से हवा चलती है, यानी कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों थ्री डायमेंशनल होती है। क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। तो जेट वार धाराएं 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर विसर्पाकार 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर विसर्पाकार मार्ग से, विसर्पाकार मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इनकी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ग्रीष्म ऋतु में ये 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर, उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है। इससे पहले उत्तरी अक्षांश पर होती है। ये धरातली मौसम को भी प्रभावित करती है। देखिए, अब ये धरातली मौसम चलती ऊपर है 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, लेकिन ये धरातली मौसम को भी प्रभावित करती है। ये धरातली मौसम को भी प्रभावित करती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और देखिए, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा ऊपर चली जाती है और शीत ऋतु में थोड़ा नीचे चली जाती है। आप लोग पता होता है, शीत ऋतु में जो ट्रोपोपास से नीचे चला आता है, वो गर्मी में ट्रोपोपास ऊपर चला जाता है। तो शीत ऋतु में ये 7 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। देखिए, शीत ऋतु में ये 7 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। और ये देखिए, तिब्बत का पठार है। ये थोड़ा सा यही तिब्बत पठार, जब ये हमारे इधर ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती तिब्बत के पठार, और ये उधर को मुड़ जाती है। तिब्बत के पठार के कारण जब ये धाराएं चलती हैं, जेट चलता है, जब पाइप से पानी डालते हैं तो बीच में उंगली लगा दी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नहीं डिवाइड हो जाता है? पाइप से पानी का तेज रफ्तार से बह रहा है, उसके मुंह पर उंगली लगा दी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब ये तेजी से चलता है तो उंगली काम करता है तिब्बत का पठार, वो हिमालय। क्योंकि जब ये नीचे जाती है तो क्या होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक ऐसे चलती है इधर को, हिमालय के दक्षिण में। और इस समय कहाँ होती है ये? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में ध्यान दीजिए, क्योंकि शीत ऋतु में पेटियां दक्षिण की तरफ खिसकाते हैं। ये वाली कंडीशन 22 दिसंबर आसपास वाली होती है इस समय।
ये दक्षिण में खिसक आती है और एक हिमालय को उत्तर होती है। तो यहाँ पर एक क्या हो, ऊपरी वायुमंडल में चक्रवात दो तरह के बनते हैं, ध्यान दीजिए, एक जमीन पर भी चक्रवात बनता है और एक ऊपर भी चक्रवात बनता है वायुमंडल में। और जहां पर जमीन पर अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, इसके ठीक ऊपर हाई प्रेशर होता है वायुमंडल में, और नीचे अगर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर की हवा जब नीचे उतर के आती है तो वहाँ उच्च वायुदाब होता है और ठीक उसके ऊपर निम्न वायुदाब होता है। यही उल्टा काम होता है, अगर नीचे लो प्रेशर तो ठीक इसके ऊपर हाई प्रेशर होता है। तो ये जो बनता है चक्रवात ऐसे, तो इसके ऊपर एक चक्रवात बन जाता है मुल्तान के ऊपर, और ये जेट स्ट्रीम चलती है इतनी तेजी से, और ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, और ये लगभग 25 जून तक, मध्य जून तक होती है, मध्य जून तक इसके ऊपर बनी रहती है, 15 जून के आसपास तक यहाँ बने दक्षिण भारत इसके दक्षिण में, और इतनी रफ्तार से चलती है। और उसी समय ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में ये इस समय बनी थी, और ग्रीष्म ऋतु आते आते 21 जून तक ये जेट स्ट्रीम गंगा के मैदान के ऊपर चलती रहती है, और इतनी तेज रफ्तार से 300 से 500 किलोमीटर ऊपर चलती है, तो नीचे से उठने वाली हवा को ये ऊपर नहीं उठने देती है। भारत में जैसे कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है, मई में होता है, जून जुलाई में कम हो जाता है। तो मई में वर्षा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और वर्षा जून में प्रारंभ होती है। क्यों? मई में सबसे ज्यादा गर्म, तो उस समय तो मई में ही हवा ऊपर उठनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन मई में ये बनी रहती है गंगा के मैदान के ऊपर, तो ये जेट स्ट्रीम नीचे की हवा को ऊपर उठने नहीं देती है, एक छत का काम करती है, समझिए। और 15 जून के बाद जैसे इधर ये शिफ्ट होती है, तो नीचे यहाँ जमीन पर तो गर्म तापमान भूमिका तैयार हो चुकी है, गर्म तापमान, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवा हल्की होती है, और ऊपर का जो अवरोध का काम करती है, ये जैसे उधर शिफ्ट होती है और नीचे से फिर हवा एकदम अचानक ऊपर उठा दी जाती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसे कहा जाता है मानसून ब्रस्ट। तब तक वर्षा नहीं प्रारंभ होती है कि जब तक जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में है। यानी कि अभी आपने एक लाइन लिखा कि ये जेट स्ट्रीम होती है और धरातली मौसम को प्रभावित करती है। ये तो एक जेट स्ट्रीम हो गई, जेट स्ट्रीम होता है। अब जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये कंडीशन जाती है बदल, और ये चली जाती है हिमालय के उत्तर, और इधर की हवा जो आती है अचानक ऊपर उठा दी जाती है और मानसून प्रारंभ हो जाता है। नहीं तो मई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अत्यधिक गर्म होता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब बन चुका होता है राजस्थान उद्यान के ऊपर, लेकिन हवा ऊपर नहीं उठती है क्योंकि उस समय तक जेट स्ट्रीम यहाँ पर मौजूद होती है। 15 जून तक गंगा के मैदान पर, 15 जून के बाद अचानक जब सूर्य उत्तरायण होता है, जून तक हो चुका होता है, जब उधर शिफ्ट होती है तो हवा नीचे की ऊपर उठा दी जाती है। और आईटीसी-जेड ये देखा गया है कि आईटीसी-जेड और इसमें जेट स्ट्रीम में कार्य कारण का संबंध है, समझ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे जेट स्ट्रीम उत्तर खिंचेगी तो तेजी से ये वो ऊपरी वायुमंडल में ऊपर जाएगी और ये जमीन पर नीचे से आती है, ऊपर शिफ्ट होती है और जमीन पर नीचे निकलता है। तो दोनों में संबंध होता है। जब तक जेट स्ट्रीम उत्तर नहीं जाएगी आईटीसी भी जमीन पर नहीं खिसकती है, समझ में आएगा। अब सवाल एक आता है यहाँ पे कि 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है शीत ऋतु में, डिवाइड हो जाती है जून में, अच्छा शीत ऋतु में डिवाइड हो जाती है। तिब्बत की पटना ऊंचाई 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, और 7 किलोमीटर ऊंचाई है, 7 से 12 किलोमीटर ऊंचाई है। तो ये बताइए 5 से 6 किलोमीटर है, ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है, तिब्बत की 5000 मीटर है, और ये 7 किलोमीटर बता रहे हैं ऊंचाई पर है, तो 7 किलोमीटर तो इसको स्पर्श ही नहीं करेगा, तो ऊपर निकल जाएगी, करेगी स्पर्श। एनसीईआरटी में 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी इंटरव्यू है उसमें 3 किलोमीटर। 200 मिली के ताप के मिलीबार के ताप पर 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तब यह डिवाइड होती है। ऊंचाई अलग अलग किताबों में उल्लेख करेगी जेट स्ट्रीम की, लेकिन कुल मिला के इसके अवरोध के कारण वो डिवाइड होती है। इधर का जो कर्वेचर है वो शिफ्ट हो जाता है उधर। टाइम हो गया क्या? अभी अभी तो लेट में आए ना। हाँ तो आधा घंटा ले लेंगे,
ठीक है, बात समझ में आई? एनसीईआरटी में है, लिखा हुआ है, मेरे पास है नहीं एनसीईआरटी, पत्ते से एक आधा पीला वाला पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बहुत अच्छा मानसून लिखा हुआ पुरानी एनसीईआरटी में। तो ये काम जेट स्ट्रीम, अब ये इसका संबंध हो गया किसका? आरटीसी जेट, आरटीसी जेट का संबंध जेट स्ट्रीम संबंध से। अब एक और चीज हो गई, अब आते हैं उस पर। भारत के मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत पठार की भूमिका है। डाल लीजिए हेडिंग। हाँ, अभी तो पठार वाला नहीं आप बता रहे थे, हाँ। 5000 मीटर है तो 5000 तो कम ही रहेगा, 912 वो किलोमीटर में है, और किलोमीटर में तो मीटर है वो, किलोमीटर तो 5000 मीटर है वो, 7 से 12 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर हो गया, वो 7 किलोमीटर हो बस। 5 तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर, तो 5 किलोमीटर ही तो हुई, वही तो मैं बता रहा हूँ। और वो 7 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो वही तो मैं बता रहा था कि स्पर्श कैसे होगा, आप खुद सोचो जरा, किताबों में यही लिखा हुआ है, वो स्पर्श कैसे होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 3 किलोमीटर लिखा, 200 मिली बार के दाब पर 3 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है। एनसीईआरटी फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिए, कुछ चीजें करेक्शन होनी चाहिए। आप खुद ही सोचो ना, 7 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर किताबों में लिखा हुआ है, तिब्बत पठार ऊंचाई 5 मीटर, हम 6 किलोमीटर मान लेते हैं, तो कैसे डिवाइड होगा वो? उसकी शाखा हिमालय में दक्षिण कैसे आएगी? डिवाइड कैसे होगा जब इतनी ऊंचाई पर? तो ऊपर पर निकल जाएगा, ऊपर पड़ी है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, जल्दबाजी में लिख दिया होगा। जल्दबाजी में लिख दिया होगा। चाय वाय नहीं पीने को मिली होगी। मैक्सिमम किताबों में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कक्षा 12 की किताब लिखा है, एनसीईआरटी में मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, पुरानी एनसीईआरटी में 200 मिली बार के ताप पे और 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिखा हुआ है। और वो डिवीजन जब आएगा इतना नीचे आता है तो डिवाइड हो जाती है। 3 किलोमीटर नहीं, जब से इससे ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो सर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो कहते हैं कि इसको मतलब मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अब तिब्बत पठार की क्या भूमिका है जरा हम देखते हैं, तो बनाइए डायग्राम। थोड़ा सा हमारा पेन ऐसे हो जाता है इसलिए नहीं चल रहा। ये वाला कर डायग्राम जैसे बनाए इसे बनाइए। ये भारत हमने किनारे से देखना शुरू किया, ये हिमालय है, ये गंगा का मैदान है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, और इधर हिंद महासागर है। इधर क्या है? इंडियन ओशन। ये है तिब्बत, तिब्बत है, ये हिमालय है। अब विद्वान कहते हैं, जरा लिखिए तिब्बत पठार की भूमिका के बारे में, चलिए लिख लीजिए। भारतीय मानसून वायु तिब्बत पठार की भूमिका। मोनेक्स, मानसून एक्सपेडिशन 1973, इसका फुल फॉर्म है मानसून एक्सपीडिशन 1973। इसमें है 4 रूसी जहाज, 4 रूसी और 2 भारतीय जहाज मिलके एक अभियान चलाया, 2 जहाज थे,
हिंद महासागर में जाके मानसून की उत्पत्ति की खोज के बारे में किए, तो उन्होंने बैलून वैलून उड़ाया तो देखा कि कहाँ भारत ये जो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारी कौन है विश्व रेखा को कहाँ पे पार करती है। फिर जाके मेडागास्कर के पास पार करती थी, दक्षिण गोलार्ध में बैलून छोड़े गए और हिमालय विश्व रेखा को पार करके मेडागास्कर पार, फिर भारत तो घूम गए इन जहाजों पे और पीछे पीछे जहाज समुद्र में देखते रहे मोनेक्स में। इसी समय ये कोटेश्वरम थे, भारतीय मौसम विज्ञान के अध्यक्ष कोटेश्वरम। इन्होंने एक सेमिनार चल रहा था संगोष्ठी में कि तिब्बत पठार की भूमिका के बारे में कहा था। कोटेश्वरम ने 1958 में, कोटेश्वरम ये भारत के वैज्ञानिक थे। कोटेश्वरम 1959 में तिब्बत की भूमिका पर एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें कहा गया था, इसलिए कहा था तिब्बत पठार भारतीय मानसून का स्विच है। देखिए तिब्बत पठार भारतीय मानसून का स्विच है। कुछ लोग तो हिमालय को बताते हैं तिब्बत का बाकी कुछ लोगों के चक्कर में रिपीट कर देते हैं। तिब्बत पठार भारतीय मानसून का स्विच कहा इन्होंने। स्विच जैसे ऐसे स्विच दबा दिया लाइट हो गई, से स्विच का काम करता है। देखिए तिब्बत पठार 2000 किलोमीटर चौड़ा, 2000 किलोमीटर चौड़ा तिब्बत पठार 2000 किलोमीटर चौड़ा, 600 किलोमीटर लंबा, 600 किलोमीटर लंबा, पूरब में 1000 किलोमीटर चौड़ा, 600 किलोमीटर लंबा, लेकिन पूरब में चौड़ाई कम है। पूरब में 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चौड़ा। ये वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक ऊंचा उठा हुआ है। ये वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक ऊंचा उठा हुआ है। इसलिए यह 2 से 3 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान ज्यादा प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए एक ये सी लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, इसलिए यार 2 से 3, तो वायुमंडल क्या होता है, नीचे जैसे जैसे आते हैं वैसे सघन होता जाता है। बिल्कुल वायुमंडल बिल्कुल सघन होता है, ऊपर जाके विरल होता है। तो ऊपर जब विरल होता है यानी कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है, तो सनलाइट जो होती है बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ आती है, डायरेक्ट आती है। और जब यहाँ पे नीचाई जितना नीचे चले जाते हैं उसकी सनलाइट क्या होती है, आती तो है, लेकिन जो वायुमंडल में हमारे धूल कण हैं, गैसेस हैं, इसकी स्कैटरिंग कर देते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इसकी कम हो जाती है। जमीन पर आते आते वायु कम हो जाता है, ऊपरी जितना जाएगा सतह से तो ऊपर तक। तो तिब्बत पठार 5 किलोमीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या कितना तापमान ज्यादा प्राप्त करता है, 2 से 3 सेंटीग्रेड में इन जगहों से ज्यादा तापमान प्राप्त करता है। जब ये तापमान प्राप्त करता है तो ये हो जाता है गर्म, और गर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ की हवा ऊपर उठती है, ऐसे यहाँ पे ऊपर उठती है, और एक बन जाता है चक्रवात। हम बना रहे हैं चक्रवात। एक बन जाता है, हाँ यहाँ पे बन जाता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड ज्यादा हुआ, ऊपरी वायुमंडल में जाएंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। कहाँ होगा, तिब्बत पठार के ऊपर होगा। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो ये जो चलेगा तो ये ऐसे चलेगी धारा, और इसकी एक चली जाएगी इधर। जब ये इधर चली जाएगी तो ये हवा, जैसे कि हम बता रहे हैं, हेलो हाँ क्लास में भी आधे घंटे छूटेंगे। अच्छा तो हम जा रहे हैं क्लास में। देखिए जब हवा ऐसे ऊपर उठती है
साइक्लोन बनता है, एंटी साइक्लोन तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है। यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ऊपरी वायुमंडल बनता है, तिब्बत हिमालय से ऊंचाई पे ज्यादा बनता है और ये ऐसे आता है इसे, ये है एक जेट स्ट्रीम की तरह काम करता है। इसी को कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम का नाम सुना है? हाँ, यही पूर्वी जेट स्ट्रीम बनाता है। जब यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है एक इसकी शाखा और यहाँ से जेट स्ट्रीम, ये गर्म हुई हवा, तिब्बत पठार की गर्म हुई हवा ऊपर उठती है और यहाँ से जेट स्ट्रीम के माध्यम से आती है और हिमालय के यहाँ हिंद महासागर के ऊपर उतर जाती है, यहाँ पे आती उतर जाती है। और आईटीसी जेट इधर को जा रही होती है। जब आईटीसी जेट जाती है इधर को, इसका वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है आईटीसी का? किसका? आईटीसी का, आईटीसी जेड का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसी अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लिखा था। देख रहे, समझ रहे हैं इस बात को? तिब्बत पठार पे तापमान यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होने के कारण 2 से 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अधिक प्राप्त करता है और जब ये टेम्परेचर प्राप्त करता है यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उड़ जाती है और जैसे जमीन के ऊपर वायुदाब, जहां पे वायुदाब ज्यादा होगा वहां पर क्या बनेगा? प्रतिचक्रवात बनेगा। और प्रतिचक्रवात में हवाएं किधर को चलती है? अंदर को कि बाहर को? अंदर को। प्रतिचक्रवात को हाई प्रेशर में किधर हवा चलेगी? हाई प्रेशर है तो ये ऐसे चलेंगे हमें, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये ऐसे जब घूमता है तो इसी की एक शाखा घूमने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे घुमाया है, बाहर की तरफ चलेगी हवा पंखे की तरह से। हाँ ऐसे, और ये ऐसे उतरेगी। तो ये तिब्बत के पठार से चलने वाली यही पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, कोलकाता और चेन्नई के मार्ग अक्ष पर चलती है और आके यहाँ उतरती है। जब यहाँ पे उतरती है तो यहाँ से जेट स्ट्रीम को पुश करती है और जेट स्ट्रीम आगे तरफ बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तिब्बत पठार की क्या भूमिका है? डायग्राम यही बना लेना, जी सर बना। फोटो खींच लेना है, मेरे पास बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बना। चलिए इस बारे में लिख लीजिए। 2 से 3 से अधिक तापमान प्राप्त करता है और हीटर की तरह कार्य करता है, हीटर की तरह कार्य करता है, गर्म हो जाता है। अतः यह ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है और तिब्बत के ऊपर क्षोभ मंडल में ही, तिब्बत के ऊपर क्षोभ मंडल में 500 मिलीबार की ऊंचाई पर, 500 मिलीबार की ऊंचाई जानते कहां होगा? लगभग क्षोभ मंडल के पास करीब 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्षोभ मंडल में ही 500 मिलीबार, 500 एमबी, एमबी एक मोबाइल वाला डाटा भी होता है, वो क्या बोलते हैं एमबी को? मेगाबाइट बोलते हैं। ये मिलीबार है। 500 मिलीबार की ऊंचाई पर, यहाँ पे ऊंचाई वायुमंडल की मिलीबार में मापी जाती है और गहराई किसमें मापी जाती है? फैथम में मापी जाती है। लेकिन वायुमंडल में ऊंचाई किसमें मापी जाती है? मिलीबार में मापी जाती है। इतने मिलीबार की ऊंचाई पर, तो 500 मिलीबार की ऊंचाई पर तापी प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। तापी प्रतिचक्रवात 500 मिलीबार की ऊंचाई पर तापी प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। अब जो ये तिब्बत के पठार पर जब ये उत्तर हो जाएगा तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम थी यहाँ पे, ये कमजोर होने लगती है। जब ये बन जाएगा तो ये कमजोर होने लगती है। इसलिए अब पश्चिमी जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है और प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में
ये दक्षिणी भाग है इंडिया। तो चक्रवात के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्वी जेट स्ट्रीम की 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पत्ति होती है। पहले यह पूर्वी देशांतर पर होता है, बाद में पहले पूर्वी देशांतर, बाद में कोलकाता बंगलौर अक्ष पर स्थापित हो जाता है। कोलकाता बंगलौर अक्ष पर स्थापित हो जाता है। बंगलौर, ये है कोलकाता और ये है बंगलौर। इसी अक्ष के ऊपर वायुमंडल में चलता 3 मीटर ऊंचाई पर, और अरब सागर और अफ्रीका तक स्थापित हो जाता है, या अफ्रीका तक चली जाती है। ये ऊपरी वायुमंडल में ये वाली आके उसी पर चलने लगती है। अब जब ठीक से तिब्बत पठार गर्म नहीं होगा तो जेट स्ट्रीम, अगर पूर्वी जेट स्ट्रीम कमजोर होगी तो मानसून भी कमजोर होगा, क्योंकि ये नीचे जमीन की, ये ऊपर की हवा उतरेगी और हवा जब इधर बढ़ती है तो जगह खाली होगी, तो इधर से पुश करेगी, प्रेशर, हाई प्रेशर यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर तो ऑलरेडी समुद्र के ऊपर है, उधर लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर को जब हवा नीचे जहाँ उतरती है वहां भी हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर 2 कारण से बनता है, गतिक और तापी। टेम्परेचर कम होने पर भी हाई प्रेशर बनता है, और हवा कहीं ऊपर से नीचे उतर रही है तब भी हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, तो हाई प्रेशर को और ये पावरफुल बना देती है। फिर ये जेट स्ट्रीम अब इधर की ओर ये हवाएं सतह पर चल पड़ती है, ये इधर को आ रही है और ये जमीन पर जेट स्ट्रीम इधर को जा रही है। फिर जेट स्ट्रीम कोलकाता से स्थापित हो जाता है और बाद में अरब सागर और पूर्वी अफ्रीका तक फैल जाती है। इसका दक्षिणी हिंद महासागर में अवतलन, मतलब नीचे उतरती है, अवतलन होता है। अवतलन होता है जिससे यहाँ उच्च दाब बढ़ जाता है। हिंद महासागर में क्या होगा? उच्च दाब बढ़ जाएगा और दक्षिणी पश्चिमी मानसून तीव्र हो जाता है। हेलो हेलो, अरे थोड़ा सा क्लास में पढ़ा रहे हैं, अभी आधा घंटा लगेगा। हाँ, आधा घंटा लगेगा। ठीक 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 ठीक, हाँ। और क्या करता है? मानसून को तीव्र कर देता है। ठीक, टाइम हो गया अभी तो? 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट से मन भर गया क्या? आप लोगों को दो लेक्चर दिए हैं, एल नीनो, इंडियन ओशन डायोड, एल्सो। अब ये हम कल पढ़ाते हैं। कल का बता दीजिए, कल क्या पढ़ाएगा? तो कल हिंदी का पेपर था, क्या नहीं पढ़ाया? अब इन्हीं लोगों से पूछो। कल प्लेन था, हाँ, प्लेन के बारे में जो बताए थे दक्षिणी, कल वाला जो क्लास थी, अपना ऊंचाई करने कल वाली जो क्लास थी उन्हें बताना था, थोड़ा छूट जाता है। हाँ, ब्रीफ में बता दिए। फ्री बता दें कहाँ पैसा ले रहे हैं? नहीं, फ्री में नहीं, ब्रीफ में। ब्रीफ में कह रहे हो। फ्री में तो वैसे भी